हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जर इन फील्ड्स, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसमें फोर्स कैसी लगती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, और फिर इसकी वेरियस वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है सर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या है? मीन्स जितना भी चार्ज है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है सर। अब जब ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने कहा कि अगर चार्ज है तो उसके सराउंडिंग कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने कहा इसके कुछ डिस्टेंस x के बाद एक पॉइंट P है, वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये देखते हैं। तो हमने कहा अगर नेट चार्ज Q है, नेट चार्ज कितना दिया हुआ है? Q। ठीक है, अगर नेट चार्ज Q है तो हमने पिछले लेक्चर से सीखा था इसको हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, DQ में ब्रेक कर लेंगे, स्मॉल चार्जेस। याद है ना, स्मॉल चार्जेस। तो जब हम इसको छोटे छोटे चार्जेस में ब्रेक कर लेंगे तो हम क्या कर देंगे कि ये एक जो एलिमेंट चार्ज है DQ, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है? क्यों? DQ एक पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, छोटा चार्ज होगा ना भाई। तो छोटा चार्ज हम एक छोटे 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 एलिमेंट से पॉइंट चार्ज के तरीके से निकाल लेंगे, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन, डर लग गया? चिंता मत करिए, इंटीग्रेशन इतना आसान है इसका कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा ये एक चार्ज DQ है, ये वाला। इसकी वजह से चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसी है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब अगर इस डायरेक्शन में आएगी तो ये ना तो x एक्सिस में है ना ही y एक्सिस में है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, हमने कहा ये थीटा बनेगा। अगर ये थीटा है तो इधर के कंपोनेंट का ये एंगल ये भी थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? याद करिए, कॉस थीटा। अब केवल कॉस थीटा लिखेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, क्या लिखेंगे बताओ? अगर एक छोटे DQ चार्ज की वजह से हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो भी कितनी होगी? छोटी ही तो होगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? DE cos थीटा। क्या कहेंगे? DE cos थीटा। सिमिलरली नीचे की तरफ हम क्या कहेंगे? DE sin थीटा। बात समझ में आई? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारी वो ऐसे आएगी। अब ये भी ना x एक्सिस में है ना y एक्सिस में है, क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, हमने कहा ये एंगल थीटा और ऊपर DE sin थीटा। इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हमारा DE cos थीटा। अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, DE sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझे? मतलब पूरी रिंग में जितना भी चार्ज आएगा वो DE cos थीटा की वजह से आएगा। DE sin थीटा विल बी कैंसल्ड। y एक्सिस में कोई चार्ज ही नहीं है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? x एक्सिस पे। नहीं समझे? आओ इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये जो था एक DQ था, ठीक है सर, इसकी वजह से हमने कंपोनेंट लिया DE sin थीटा DE cos थीटा। ठीक है, जस्ट अपोजिट वाला इधर हमने लिया, इधर से हमने निकाला, इसका कंपोनेंट क्या निकला? DE cos थीटा। इधर वाला क्या निकला? DE sin थीटा। ऐसे देखो इसको, ये था DE cos थीटा, ये हमारा DE sin थीटा। ये कितना था हमारा? DE cos थीटा। अब दूसरे की वजह से क्या हो गया? नीचे DE sin थीटा चला गया। बट
इधर क्या आया, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा ये डी ई कॉस थीटा 2 टाइम्स। मीन जितनी भी पेयर ऑफ चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को कैंसिल कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में नहीं होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, एक्स एक्सिस पे। अब बात समझ में आई, हमने ये ई नेट यहां पे डी कॉस थीटा क्यों लिखा है, ठीक है। अब और डीई की वैल्यू देख लेते हैं। डीई कितना है, ई को हम क्या लिखते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, आर हो जाएगी, स्मॉल आर। तो हमने कहा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, डीई की वैल्यू है, क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, बात समझे। तो ई नेट होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारी ई नेट होगी। क्यों, हमने चार्ज को तो ब्रेक कर लिया ना छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटा टुकड़ा चार्ज का, छोटा टुकड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सबको जोड़ देंगे हम, जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी देखिए यहाँ पे डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, ऐसे करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ई नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डर लग गया इंटीग्रेशन से, नहीं, घबराना नहीं है। आइए देखते हैं डीई की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, चलो आ जाओ। यहाँ पे डीई क्या है, ये डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डीई क्या है हमारा, ये डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और लिख देते हैं यहाँ पे ये डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, बताओ, 10th क्लास में कुछ पढ़ा था, कॉस थीटा क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू पाइथागोरस, बताओ। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे कितना है, एक्स, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, आर, ये क्या है इसका, रेडियस है, ये नहीं लेना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कॉस में आता है क्या, नहीं आता। तुमको क्या लेना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस एक्स बाई आर, आ जाओ इधर। तो कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे, इनटू एक्स अपॉन आर। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना हम, इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं, वेरिएबल का। अब आपने चीज देखी यहाँ पे एक्स है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, आंख बंद करके कह देंगे सर एक्स वेरिएबल है, फेल जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे साथ में, हमेशा ध्यान रखना। एक्स वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आओ देखते हैं। क्या के की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, नहीं सर ये वही है। क्या एक्स की वैल्यू चेंज हो रही, आओ देखते हैं एक्स क्या है। एक्स तो एक डिस्टेंस है पॉइंट पी की सॉरी, एक्स क्या है, एक पॉइंट पी की डिस्टेंस है, बात समझे। अगर ये एक रिंग है, यहां पे एक पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये तो हर जगह से बराबर पड़ेगी ना भाई, तो हर जगह से बराबर पड़ेगी। 3D में देखो आप इसको, एक सर्कल है उसमें बीच में रखा हुआ है ये डिस्टेंस, तो चारों तरफ से हर साइड से डिस्टेंस तो बराबर होगी ना, क्यों, रेडियस में है भाई, रेडियस के बीचों बीच में रखा हुआ है ये, एक्स जो है बराबर होगा सबके लिए। एक्स कांस्टेंट है हमारा, नहीं है सर, एक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है सर, एक्स बाहर निकाल लिया हमने। ये आर कांस्टेंट है, अब देखते हैं, हमने भी क्या बताया था, ये रेडियस है और ये हमारा बीच में रखा हुआ है। तो आप चाहे इधर से आओगे, ये आपको 2D में लग सकता है, 3D में जब आप देखोगे तो क्या लगेगा, ये कहां जिधर से आओ आपको सेम डिस्टेंस पड़ेगा। जो हाइपोटेनस है हमारी आर, वो चारों तरफ से सेम रहेगी, क्यों, अगर भाई मेरे रेडियस बराबर है मीन्स परपेंडिकुलर इसका सेम है, बेस सेम है,
तो हाइपोटेन्यूज को क्या शौक है चेंज होने का, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो तुम्हारी तरह नहीं बदलता, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीन्स आर भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब बदला क्या हमारा, डी क्यू। डी क्यू हमारा वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझे यहाँ पे, ए कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, एक्स कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, आर क्यूब कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, क्या बचा केवल डी क्यू। बात समझ में आई। अब इस डी क्यू को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ जरा। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, सर कुछ लगाएंगे, लैम्डा निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, कुछ निकालेंगे क्या बताओ भाई मेरे। अगर हमने आपसे कहा, आपको हमने 1 रुपए दिया, उसको हमने पैसे के रूप में तोड़ने को कहा, कितने हो गए 100 पैसे, एक एक पैसा सबने ले लिया। अब बाद में हमने कहा उन्हीं 100 पैसों को जोड़ दो, तो कितना बन गया, 1 रुपए ही तो बना ना। तो भाई मेरे अभी हमने क्या कहा था, नेट चार्ज कितना है यहाँ पे, क्यू। अगर नेट चार्ज हमारा क्यू है, हमने उसको डी क्यू में तोड़ लिया, दोबारा हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू ही तो आएगा ना भाई। तो लैम्डा के चक्कर में काहे पड़े हो, क्यों अपनी जिंदगी को कठिनाई में डाल रहे हो। लैम्डा निकालना को जरूरी है नहीं ना। तो फिर आ जाओ इधर, तुम क्या करेंगे कि क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, बस ये हमारा क्या हो गया, ई नेट हो गया। क्या ये सही हमने लिखा है, हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं सही है, इसको भी याद कर सकते हैं कुछ हद तक। अब ये कुछ हद तक क्यों बोला बताओ जरा। अगर परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकल आती है, हाँ सर निकल आएगी। मैंने कहा ठीक है, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, आधी पावर। आ जाओ, आर क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू के क्यू एक्स इक्वल, अब यहां पे लिख लेते हैं आर इक्वल क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। ठीक है, तो हमने कहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। अब इसकी होल की पावर कितनी है, ये क्यूब में है। ठीक है, ये क्यूब हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, टोटल पावर 3/2। दिस इज आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कितनी होगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल टू द पावर 3/2। बात समझ में आई। ये हमारी क्या निकली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसको रट लेंगे। देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि सारी चीज समझनी चाहिए, फॉर्मूला आप एग्जाम में आ गया तो क्या इतनी बड़ी डेरिवेशन करने बैठोगे, जब तक डेरिवेशन करोगे तब तक क्वेश्चन निपट जाएगा। डेरिवेशन आपके लिए 12th में काम आएगी, बट इन द कॉम्पिटिशन यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। डेरिवेशन से कई सारे क्वेश्चन आपको फंसाएंगे नहीं, अगर आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो भी फंस जाओगे। तो दोनों चीज ध्यान रखनी है, डेरिवेशन भी करना है और याद भी करना है। ये डेरिवेशन एक बार आप बिना देखे खुद से लगाएंगे, देखेंगे क्या गलती कर रहे हैं। इंटीग्रेशन से आपको डर लग रहा था ना, कोई हैवी इंटीग्रेशन था क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा अब इसी को अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, भाई ये जो रिंग थी, ऐसा मान लो आप जब मेले में जाते हो और वो लंबा वाला सर्कल वाला झूला याद है ना, जिस पे कुर्सी पे बैठ के झूलते थे, बहुत लंबा सा झूला था सर्कल वाला। तो जब आप उसको नजदीक से देखते हो, अपने पापा को ले जाते हो वहां नजदीक में बताशे वाले की दुकान के पास, जिससे कि वो झूला दिख जाए, आपको भी झूला दें, वहां से आपको बड़ा नजर आता है ना। हाँ,
बट वहीं पे अगर आप उसको थोड़ी दूर से देखोगे जाके, छोटा नजर आएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो झूला है वो आपको बहुत छोटा सा नजर आएगा, एक सिक्के के बराबर, एक पॉइंट की तरीके से बहुत छोटा नजर आएगा। कब? जब हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे। मीन्स तब आपको इतना गैप नहीं नजर आएगा कौन कौन बैठा है, कितना बड़ा है। तब क्या नजर आएगा? एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसी में रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, बस अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा। देखें, डिस्टेंस हमने इतनी बढ़ा दी कि ये जो रेडियस है इस रिंग का, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। रेडियस मच 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 ग्रेटर देन, मच मच स्मॉलर देन एक्स। रेडियस हमारा बहुत छोटा है एक्स के मुताबिक। रेडियस इज टेंडिंग टू 0। कितना छोटा है? रेडियस अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है किसके सामने? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। तो चलो, अब क्या हमको डेरिवेशन करनी है? नहीं, पुराना वाला फॉर्मूला ध्यान करो। क्या था? ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यही था ना? ठीक है, अब हम यहां पे वैल्यूज डाल देंगे। आर स्क्वायर हमने क्या बताया? 0 है, नेग्लिजिबल है एक्स के सामने। ठीक है, आ जाओ। अगर आर स्क्वायर नेग्लिजिबल है एक्स के सामने तो हम ये लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, ये बचेगा। ये एक्स कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स जो ई नेट हमारी आएगी वो क्या आएगी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे, ये क्या आ गया? ये तो जाना पहचाना मेहमान है हमारा पुराना वाला। के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से होती थी ये, पॉइंट चार्ज की वजह से। बात समझे? मीन्स ये रिंग वही है जो हमने अभी देखी थी, जिसमें हमने क्या किया? डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगा? यही रिंग कैसी बिहेव करती है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करती है। और ये हमने कैसे देखा? इसी के फॉर्मूले से। समझ में आई बात? दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि जब नजदीक होगा तब कितना होगा, जब ज्यादा होगा तब कितना होगा। अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, उसके मैग्नीट्यूड और उसके फोर्स में क्या अंतर आएगा? हमने कहा यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बिहेव करेगा? ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक, बट यहीं पे अगर हम नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो ये कैसा बिहेव करता है? अपोजिट। याद है ना? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलती है, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमारा कैसे चलता है? अपोजिट। क्या यहाँ पे अब एक चीज आप ध्यान दे सकते हो, मैग्नीट्यूड पे कोई अंतर आ रहा है? कई बार आप भावनाओं में बह जाके बोल देते हो हाँ सर ये जो नीचे वाला है ये नेगेटिव है। नहीं, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड नहीं है इसका। तो मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? ये ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये क्या है? इसी को हम फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E। मीन्स जो फोर्स है हमारी वो कितनी है? क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E। तो यहीं पे अगर मॉड ले लें, मॉड F वो कितना है? क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E। और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का भी कितना हो जाएगा? क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E। मैग्नीट्यूड पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव एंड पॉजिटिव केवल डायरेक्शन दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसके बारे में हमने कुछ लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, तो इसको फर्दर हल्का सा डीपली डिस्कस करते हैं।
जैसा कि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसी आती है, दूर जाती है, ठीक है सर। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, फील्ड अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव चीजें ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। फिर कितनी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी, ये कैसे जानेंगे? इसको अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन से देखना है ना, तो लेक्चर नंबर 3 में आप जाइए, उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन से बढ़िया से दिखाया है इसको। आज हम इसको समझाएंगे, बट वहां पे आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कम होती कैसे ज्यादा होती है। लेक्चर नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमने कहा 2 बातें ध्यान रखना, क्या कि पॉजिटिव चार्ज अवे फील्ड करता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। दूसरी, लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन जितना बड़ा वेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, ये चार्ज के पास वाला वेक्टर आप देख रहे हो ज्यादा बड़ा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ज्यादा है। वहीं पे जैसे जैसे वेक्टर हमारे कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, इसको एक चीज से और हम देख सकते हैं, क्या हमने देखा कि ये जो चार्ज है इसके पड़ोस वाले फील्ड्स का एंगल कम है, यहां पे एंगल देखो बढ़ गया। अब जितना एंगल बढ़ा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतना कम अट्रैक्शन, उतना कम रिपल्शन, जो भी नेचर होगा वो कम हो जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर दूर दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी। जितना एंगल कम उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, जितना एंगल ज्यादा इंटेंसिटी कम, पास रहोगे मजबूत रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आइए देखते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। क्या नई बात हो गई, हमने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज से जाती हैं, नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। अब वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ऊपर से भी जा सकती हैं, नीचे से भी जा सकती, दैट डिपेंड्स। बट वो टर्मिनेट कहाँ होंगी, नेगेटिव पे। ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, पॉजिटिव से। सिंपल सी बात है। फिर हमने कहा दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज से वापस पॉजिटिव में चली जाएंगी, ये लूप नहीं फॉर्म करती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। और कहां पे टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। बात समझे? ऐसा नहीं पॉजिटिव से चले नेगेटिव पे चले गए, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ गए ना, ये काम नहीं करता। अच्छा, ये काम फिर करता कौन है? लूप फॉर्मेशन किसका काम है? किस टाइप की फील्ड लूप फॉर्म करती है, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखते हो लूप में चलती हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। दो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप में होती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला पॉइंट, दे डू नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। अभी हमने देखा, हमने क्या कहा, दे टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि सर ये दो वेक्टर आपने बनाए और इनके बीच में देखो हल्का सा स्पेस है, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? बस उन ट्रांजिशन दिखाया है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगी, टर्मिनेट नहीं हुई। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहां पे एक छोटा सा उसने पॉइंट दे दिया, अब उसने बताया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी टर्मिनेट हुई है, बस आपने यस दे दिया और आपके -1 नंबर जेब में आ गया। क्यों भाई? क्या पढ़ा था अभी? टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पे। अब यहां पे आप कहेंगे सर ये तो कहां टर्मिनेट हुई है, उसने ये सेगमेंट बना दिया भाई मेरे, माइनस चार्ज नहीं है, एक डॉट रख दिया, उसने उस लोकेशन पे बताया कि फ्री स्पेस में इस लोकेशन पे क्या टर्मिनेट हो सकती है, नहीं हो सकती। बात समझ में आई? टर्मिनेट कहां होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म कहां पे होती हैं, नेगेटिव पे, कहीं फ्री स्पेस में खत्म नहीं होंगी। बात समझ में आई? केवल और केवल नेगेटिव चार्ज पे ही खत्म होती हैं, फ्री स्पेस में खत्म नहीं होंगी। अगर ये हम ऐसा कर देंगे फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बची, ये तो एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, गलत हो जाएगा आंसर आपका। अब बात आती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए चार्ज इज सब्जेक्टिव।
मीन्स किसी भी चार्ज के लिए कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका पर्सनल मैटर है। कोई आपसे बोले 6 लाइन क्यों ड्रॉ की, उसको साइड में ले जाके बोलना ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफेयर ना करो तुम, ये हमारा जाती मामला है, ठीक। तो आप इससे दूर रहें। लेकिन एक चीज, रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब जितनी भी आप फील्ड लाइंस बनाओगे वो किसके प्रोपोर्शनल में होंगी, चार्ज के। सीधी सी बात है, ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी ज्यादा चार्ज होगा, बट कितनी ज्यादा होंगी ये देखते हैं। मान लो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें आपको प्लस क्यू के लिए फील्ड बनानी है, प्लस 2q के लिए फील्ड बनानी है, प्लस 3q के लिए फील्ड बनानी है। अब आपने भावनाओं में आके q के लिए 2 लाइन दे दी, बट वही 2q के लिए आपने क्या किया, 3 लाइन ड्रॉ कर दी। काम चलेगा क्या, नहीं। आप एक क्वेश्चन में मन चाहे जितनी लाइन ड्रॉ करें, बट उसके रिस्पेक्ट में अगले चार्ज में भी वही रेशियो बराबर रखना है। मान लो आपने q में 2 लाइन की, तो 2q में कितनी करोगे, 2 इंटू 2 4। 3 में कितनी करोगे, 3 इंटू पहली फील्ड में लाइंस कितनी है, 2। पहले में कितनी होंगी, 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6। आप मर्जी जितने चाहे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उसी के रिस्पेक्ट में जितने भी आप ड्रॉ करेंगे रेशियो सेम रखेंगे। और 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में आप दूसरी चीजें कर सकते हो। ये चीजें एक क्वेश्चन के लिए ध्यान रखेंगे। अगली चीज, एक चीज आप बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, सोचो। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, सर हमने वो तो देखा था वेक्टर में कि आप बोलते हैं उसका रिजल्टेंट, हाँ वो रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, बट इंटरसेक्शन की जब बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई, आ जाओ। हमने कहा 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। भाई मेरे, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आप इंटरसेक्ट करा दोगे, एक ही जगह पे दोगलापन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन के। मींस एक तरफ तो आपको डायरेक्शन इधर की ओर दिखाएगी, दूसरी तरफ इधर की ओर दिखाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम पे 2 डायरेक्शन दिखाती है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोगलापन नहीं करती, वो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या क्राइटेरिया है। हमने कहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने अभी तक सुना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। व्हाट इज यूनिफॉर्म, क्या क्राइटेरिया होता है यूनिफॉर्म का, वो ड्रेस वाला यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक। यूनिफॉर्म कैसे होता है चार्ज, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आइए देखते हैं। हमने कहा पहली बात तो यूनिफॉर्म की लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए, ये नहीं कि लाइंस ऐसे ऐसे चल रही हैं, ठीक है, नहीं। लाइंस कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरा, लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। लाइंस हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, ये नहीं एक लाइंस ऐसे जा रही दूसरी ऐसे जा रही, नहीं। लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, अभी आप भी करेंगे, लाइन इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स सबके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बराबर। अगर x डिस्टेंस है तो नीचे वाले में भी x, उसके नीचे वाले में भी x। अब मान लो ये स्ट्रेट है, यस स्ट्रेट है। क्या ये पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। क्या ये इक्विडिस्टेंट है, नहीं है। क्यों भाई, यहां पे क्या है, x है, यहां पे कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ x है, यहां पे डिस्टेंस बढ़ गई। क्या ये यूनिफॉर्म है, नो इट्स नॉट यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म है ये। यहां पे देखो डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।